हैं इसको टॉपिक देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और हमारा आज का चैप्टर है जेनेटिक्स। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं। जेनेटिक्स तीन चीजों को स्टडी करने का नाम है। नंबर वन, एक तो हम उन कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। माँ बाप से बच्चों में जो उन कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है, उन कैरेक्टर्स को जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। जैसे अगर फर्ज करें कि फादर है और उसकी आंखें ब्लैक हैं, ब्लैक आईज है। इसी तरह से लेट सपोज एक मदर है, मदर की भी आंखें ब्लैक आईज हैं, मतलब मदर की भी ब्लैक आईज हैं। तो अब अगर इनका बेबी होता है तो बेबी की भी आंखें जो कैसी होंगी बेटा, ब्लैक ही होंगी, क्योंकि फादर और मदर दोनों की आईज का कलर सेम है। तो बेबी की भी वही आईज होंगी। यानी कि जो ब्लैक आईज हैं ये फादर से और मदर से बेबी में ट्रांसफर हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो पेरेंट्स हों और दो जो है वाइट हों और उनका बेबी जो है वो ब्लैक हो जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। हमारी शक्ल, हमारी आंखें, हमारे फेस कलर, हमारे बालों का कलर, हमारी हाइट, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होते हैं। ऐसे करेक्टर को स्टडी भी जेनेटिक्स में किया जाएगा, नंबर एक। नंबर टू, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस कैसे होता है। मतलब क्या सारे करेक्टर ट्रांसफर होते हैं या सारे नहीं होते, या जो ट्रांसफर होते हैं तो किस तरह ट्रांसफर होते हैं, इसका क्या रेशियो बन सकता है, इसकी परसेंटेजेस, इसकी जो परसेंटेजेस होती हैं वो निकालते हैं हम कि कितनी परसेंट में कितनी परसेंटेज में कौन से करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ये कहलाएगा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से करेक्टर डोमिनेंट होते हैं, कौन से करेक्टर रिसेसिव होते हैं, कौन से हर जनरेशन में शो होंगे, कौन से हर जनरेशन में शो नहीं होंगे, इसको हम कहेंगे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। और तीसरी चीज है कॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस की वजह क्या है, वेरिएशन की बुनियादी वजह क्या है, क्यों ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस होती हैं, क्यों सारे इंसानों के स्किन कलर जो है वाइट नहीं है, क्यों सारे इंसानों के स्किन कलर ब्लैक नहीं है, क्यों सबके कलर एक जैसे नहीं है, क्योंकि सबकी हाइट एक जैसी नहीं है। तो सबकी हाइट में आप देखते हैं वेरिएशंस आपको नजर आती हैं। कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, ठीक है, कोई बहुत काला है, कोई बहुत गोरा है, कोई सांवला है। इसी तरह से आई कलर में अगर आप देखें तो आपको शेड्स नजर आते हैं। किसी के पास ब्लू आईज हैं, किसी के पास ब्लैक आईज हैं, किसी के पास ग्रीन आईज हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं, करेक्टर्स हैं, हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो तब्दीलियां होती हैं, जो वैरायटीज बनती हैं, इन वैरायटीज की वजह क्या है, ये वैरायटीज क्यों बन रही हैं, बुनियादी वजह क्या है। तो इस पूरी वजहों को, इन पूरी जो इंफॉर्मेशन हैं, इनके स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स में हम ओवरऑल तौर पर तीन चीजों को स्टडी करते हैं। एक, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। नंबर टू, कॉज ऑफ वेरिएशन। और नंबर थ्री, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये तीन बातें जब आप स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक इज अ स्टडी ऑफ inheritance of the character from parents to offsprings, pattern of inheritance and the cause of variation. This all study is called genetics. जेनेटिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई बेटा कि क्या क्या स्टडी करते हैं और किस किस तरह स्टडी करते हैं। हाँ ये बेटा, इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें ताकि मैं आपको फिर जेनेटिक्स की डिटेल में जो है इसके साथ शेयर करूं आपके साथ। जेनेटिक्स की अगर कोई डिटेल आपको रिक्वायर्ड है तो बताइए। चले आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये कि जीन क्या होता है। ये जेनेटिक्स का जो वर्ड है ये जीन से ही बना है। तो सवाल है कि व्हाट इज जीन, जीन किसे कहते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा कि हमारा डीएनए होता है, ये बात आपको पता है। लास्ट जो चैप्टर हमने कवर किया है उसके अंदर भी आपने ये चीज समझी थी। अगर आपने उसके रिकॉर्डेड लेसन देखे हैं तो हमारा जो डीएनए होता है, आपको पता है हमारे डीएनए के अंदर कोड्स होते हैं, हमारे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर एडिनिन, गोनिन और साइटोसिन है। लेट सपोज यहाँ पर एडिनिन, साइटोसिन और गोनिन है। लेट सपोज यहाँ पर थाइमीन, एडिनिन और गोनिन है। यहाँ पर थाइमीन, एडिनिन और एडिनिन है। यहाँ पर थाइमीन, एडिनिन और थाइमीन है। तो इस तरह से ये क्या बन रहे हैं, ये कहलाते हैं कोड्स, इनको हम कहते हैं जेनेटिक कोड्स। ये तीन तीन के जो कोड्स होते हैं,
ये तीन तीन के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसको कहा जाता है जेनेटिक कोड। और ये कोड कहाँ लिखे हुए होते हैं? ये लिखे हुए होते हैं जीन डीएनए के अंदर। अब ये जो कोड्स होते हैं ना, इससे एक स्पेसिफिक किस्म का प्रोटीन बनता है। जब ये कोड डीकोड होते हैं तो पहले इन कोडिंग से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये जो एक स्पेसिफिक कोड है जिसपे एक स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन बनेगा, इस स्पेसिफिक कोड को हम कहते हैं जीन। तो जीन का मतलब है ये जो कोडिंग है, जब ये कोडिंग हम पूरी कंबाइन करते हैं और इस ऐसी कोडिंग जिससे कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन बने, एक स्पेसिफिक किस्म की चेन बने, तो इस पूरे कोड को हम क्या कहते हैं बेटा? इस पूरे कोड को जीन कहा जाता है। तो स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा पार्ट जिसके पास इंफॉर्मेशन हो टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन, जिससे स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन बने, इस पूरी इंफॉर्मेशन को, इस पूरे स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए जिसके पास इंफॉर्मेशन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है ना? अब एक बात और याद रखिएगा, एक और डेफिनेशन आपको याद रखनी है, लोकस। लोकस क्या होता है? व्हाट इज लोकस? तो ये देखिए, ये बात याद रखिएगा कि हमारा जो डीएनए होता है, अभी मैंने आपको एक चीज समझाई कि हमारे डीएनए के अंदर ऐसी कोडिंग्स होती हैं, हमारे डीएनए में इस तरह के कोड्स होते हैं। तो सवाल ये कि जब डीएनए से क्रोमोसोम बनता है तब ये कोड कहाँ चले जाते हैं? तो याद रखिएगा, डीएनए जब इस तरह से क्रोमोसोम बनाता है, जब डीएनए की मदद से ऐसे क्रोमोसोम्स बनते हैं, अब ये क्रोमोसोम है, इस वक्त ये क्रोमोसोम है, सही है ना? अब फर्ज कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ इसका, लेट सपोज कि ये हो गया हमारे पास डीएनए, और डीएनए की कंडेंसेशन से बन गया क्रोमोसोम। अब एक फर्ज कर लें कि यहां से यहां तक एक जीन है, ये एक जीन, सही है ना? और लेट सपोज यहां से यहां तक ये दूसरा जीन है, ये सेकंड जीन हो गया। और फर्ज कर लेते हैं कि ये एक और जीन है, ये एक और जीन जेनेटिक करेक्टर है, इससे अलग किस्म का प्रोटीन बनता है। अब ये तीन जीन्स है, सवाल ये कि ये तीन जीन जब क्रोमोसोम बनेगा तब कहाँ नजर आएंगे? तो ये बात याद रखिएगा कि हर जीन अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशंस पर लोकेटेड हो जाता है। हर जीन अपनी एक खास जगह देखकर वहां जाकर बैठ जाता है। अब इसमें हर जीन अपनी एक खास जगह पर आके एसोसिएट हो जाएगा, खास जगह पर आके बैठ जाएगा। तो एक जीन वो होते हैं जो डीएनए में होते हैं, और जब वही जीन कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम बनते हैं तो वो अपनी खास जगह पर लोकेटेड हो जाते हैं। उस खास जगह को हम कहते हैं लोकस, इसको हम कह सकते हैं लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम पर जो जीन की लोकेशन बनती है, इस लोकेशन को कहा जाता है लोकस या लोकाय। अगर एक होगा तो लोकाय बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो लोकस कहते हैं, ठीक है ना? तो लोकस या लोकाय ये लोकेशन ऑफ जीन और क्रोमोसोम को डिस्क्राइब करता है। जैसे ये एक जीन है तो ये इस लोकेशन पर है, ये दूसरा जीन है, ये दूसरी लोकेशन पर है, ये तीसरा जीन है, ये तीसरी लोकेशन पर है। तो क्रोमोसोम के अंदर याद रखिएगा, हर जीन अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर ही मौजूद होता है। हर कहीं, हर मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीन अपनी लोकेशन बार बार चेंज करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे लेट सपोज कि अगर ये हमारा एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक दूसरा जीन है, यहाँ पर एक तीसरा जीन है, यहाँ पर एक चौथा जीन है, या पांचवा जीन होगा या छठा जीन होगा। फर्ज कर लेंगे जीन ऑफ आई कलर है, जीन फॉर आई कलर। और फर्स्ट कर लेंगे जीन फॉर लॉन्ग हाइट है, ठीक है ना? और फर्स्ट कर लेते हैं कि ये वाला जो जीन है, जीन फॉर इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस का जीन है, इससे हमारी इंटेलिजेंस बनती है। फर्स्ट कर लेते हैं ये वाला जो जीन है, ये किसके लिए है? ये फर्स्ट कर ले ब्लैक स्किन कलर के लिए, ये ब्लैक स्किन कलर, ठीक है ना? और फर्स्ट कर लेते हैं कि ये वाला जीन डिंपल के लिए हो गया, कि जिन लोगों के डिंपल्स आते हैं, जीन फॉर डिंपल्स, ठीक है ना? इसी तरह से फर्स्ट कर लेते हैं ये वाला जीन है, लेट सपोज कि ये वाला जीन हमारे पास बन रहा है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये टंग रोलिंग के लिए। कुछ लोग अपनी जबान को ऐसे टंग रोल कर सकते हैं, देखिए इस तरह ऐसे,
ठीक है, तो कुछ लोग अपनी जबान को इस तरह टंग रोल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते वो कहलाते हैं नॉन टंग रोलर, और जो कर सकते हैं वो कहलाते हैं टंग रोलर। ये बात याद रखिएगा, टंग रोलिंग और नॉन टंग रोलिंग ये भी एक जीन की वजह से आता है। अब जिन लोग जो लोग टंग रोल कर सकते हैं, जैसे मैं कर सकता हूँ, तो हम लोग कहलाते हैं डोमिनेंट, लोग डोमिनेंट होते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते वो रिसेसिव होते हैं। तो ये टंग रोलिंग का भी जीन होता है, जीन फॉर टंग रोलिंग। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है ना, अब लेट सपोज ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये पूरा एक क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पर क्या लोकेटेड होते हैं बेटा? क्रोमोसोम पर जीन्स लोकेटेड होता है। आई कलर का अलग जीन होगा, लॉन्ग हाइट का अलग जीन होगा, इंटेलिजेंस के अलग जीन्स होंगे, ब्लैक स्किन कलर के अलग जीन होते हैं, डिम्पल्स के, टंग रोलिंग के। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में तकरीबन 30,000 टू 35,000 टोटल नंबर ऑफ जीन्स है। ये बात याद रख लीजिएगा, एक इंसान के पास जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं इन ह्यूमन, इंसानों में जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं वो कितने हैं? वो तकरीबन 30,000 से लेकर 35,000 तक टोटल नंबर ऑफ जीन्स इंसान के अंदर होते हैं। और हर जीन क्रोमोसोम में अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होता है। इस स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? इस स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जीन क्या होता है और लोकस क्या होता है? हाँ बेटा, इतना क्लियर हो गया आपको? हानिया असफर बेटा, अच्छा जवेरिया भी आ गई हैं, ठीक है, वेरी गुड। जवेरिया को समझ में आ रहा है? ठीक है, जवेरिया को समझ में आ रहा है बेटा? जवेरिया थोड़ा लेट आई है आज, चले खैर है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने जीन और लोकस को डिस्कस किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स को। मेंडल वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये बात आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, कि मेंडल ने जीन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। मेंडल ने जीन के बजाय फैक्टर का वर्ड यूज किया था। इसने जीन के बजाय फैक्टर की टर्म इस्तेमाल की थी। बाद में साइंटिस्ट ने फैक्टर्स को जीन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है ना? तो ये जॉर्ज मेंडल, असल में ग्रिगोर मेंडल जो है ये एक फादर था चर्च का, और इसने पी प्लांट पर रिसर्च की थी। ही रिसर्च ऑन पी प्लांट। इसकी जो ओवरऑल रिसर्च थी वो पी प्लांट पर थी। इसने पी प्लांट के अलग अलग करेक्टर्स को क्रॉस करवा के उनके अलग अलग रिजल्ट्स बना के चेक किए थे। तो उसने क्या किया था, पहले तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझाऊं, उसने बेसिकली क्या उसने किया था। तो देखिए, पी प्लांट जो होता है ना, पी प्लांट, उसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। जैसे फर्ज कर लें कि उसमें अगर आप सीड को देखें, सीड, तो सीड का जो शेप होता है इसका भी एक ट्रेड है। ठीक है ना? सीड शेप। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऐसा करेक्टर जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होता हो, माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होता हो, कोई भी ऐसा कैरेक्टर दैट कैन इनहेरिट, दैट कैन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो, उसको हम मेडिकल जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में ट्रेट कहते हैं। ट्रेट, ट्रेट का मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो जाए, वो ट्रेट है। तो याद रखिएगा, जो सीड शेप है ये ट्रेड है। इसी तरह से प्लांट हाइट, प्लांट की जो हाइट होती है, प्लांट कितना लंबा होगा या कितना उसकी हाइट कम होगी या ज्यादा होगी, ये एक दूसरा ट्रेड हो गया। इसी तरह से ये जो आपका मेंडल था, इसमें तकरीबन किसने ट्रेड को स्टडी किया था? इसने 7 ट्रेड्स को स्टडी किया था। 7 ट्रेड्स थे जिसको उसने डिस्कस किया था, और आपकी बुक में इसका पूरा एक टेबल बना हुआ है जो कि आपको याद भी करना है। तो ये एग्जाम में शॉर्ट में बनाने के लिए आ सकता है वो टेबल। तो मेंडल ने जिन पी प्लांट के 7 ट्रेड्स को डिस्कस किया था, तो फिलहाल हम उनमें से किसी एक ट्रेड को देख लेते हैं। जैसे हम प्लांट की हाइट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट करें कि मेंडल ने प्लांट की हाइट को डिस्कस किया अगर, तो प्लांट की हाइट में उसने 2 तरह के प्लांट देखे। अब प्लांट की जो हाइट है ये एक ट्रेड हो गया। प्लांट की जो हाइट होती है ये एक ट्रेड है, इसको हम कहेंगे ये एक ट्रेड है। और हमने अभी मैंने आपको ये बात बताई
कि हर ट्रेट के लिए एक जीन होता है। तो ये बात याद रखें कि इफ फर्ज कर लेते हैं कि इस जीन की दो फॉर्म्स हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक फॉर्म ऐसी है जो ज्यादा पाई जाती है और एक फॉर्म ऐसी है जो कम पाई जाती है। फर्ज कर लेते हैं कि जो टॉल वाली हाइट है ये ज्यादा पाई जाती है और जो डॉर्फ वाली हाइट है ये कम पाई जाती है। सही है ना? प्लांट में टॉल के कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और डॉर्फ कम देखने को मिलेंगे। तो उसको हम इस तरह सपोज कर लेते हैं कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव फॉर्म है। डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म, डोमिनेंट वाली हो गई टॉल और रिसेसिव वाली हो गई डॉर्फ। अब इसके लिए कोई अल्फाबेट डिसाइड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट कर लेते हैं मैं इसके लिए मैं कैपिटल टी डिसाइड कर लेता हूं और इसके लिए स्मॉल टी डिसाइड कर लेता हूं। अब बेटा हानिया, असफर, बेटा आप मुझे ये बताइए कि मैं इन दोनों से कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं। अगर मुझे कैपिटल टी और स्मॉल टी को इस्तेमाल करके कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने हो तो उससे मैं कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, जरा जल्दी से बता दें। कैपिटल टी और स्मॉल टी से कितने तरह के कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, जरा जल्दी से बता दें आप। कॉम्बिनेशंस बताना है आपको। चार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वेरी गुड। जरा बताइए कौन कौन से चार कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन जल्दी से बताएं। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल टी, बिल्कुल सही बताया आपने। पहला हो गया कैपिटल टी। दूसरा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, बिल्कुल सही है। तीसरा हो गया स्मॉल टी। ये तो तीन हो गए। चौथा कौन सा होगा? एक, दो और तीन। चौथा बताते जल्दी से, चार बताए थे आपने। चार, चौथे का इंतजार है। फोर्थ, फोर्थ वाले का बता दें। तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी दोबारा हो गया ना वो तो। कैपिटल टी स्मॉल टी वो तो आप दोबारा बता रही हैं। शायद आप कहना चाह रही हैं सर स्मॉल टी पहले रख दें और कैपिटल टी बाद में रख दें। सही है, शायद इसी तरह सोच रही हैं आप। नहीं, ये बात याद रखिएगा, ये दोनों सेम होंगे। इन दोनों को हम एक ही समझेंगे, क्योंकि भाई कैपिटल टी पहले लिखो या स्मॉल टी पहले लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों एक जैसे ही होंगे। तो ओवरऑल तौर पर चार नहीं बल्कि तीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सिर्फ तीन बन सकते हैं, क्योंकि असल में बुनियादी वजह ये है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में आप चाहें तो स्मॉल टी पहले लिख दें कैपिटल टी बाद में लिखें, या कैपिटल टी पहले लिखें स्मॉल टी बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि चूंकि कैपिटल पहले आता है स्मॉल बाद में आता है, तो इसीलिए इस तरह लिखा जाता है। वरना सच्ची बात तो ये है कि आप इसको आगे पीछे करके भी लिखें तो इससे कोई जो है मैटर नहीं करता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल तौर पर इससे तीन तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन वो है जिसमें कैपिटल टी है। अब या तो किसी ऑर्गेनिज्म के पास ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, या किसी के पास ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, या ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। जिसके बाद दोनों कैपिटल टी आ जाए ये कहलाएगा प्योर, या प्योर। प्योर टॉल या होगा डॉर्फ होगा, ये टॉल होगा। ये दोनों कैपिटल टी हैं। और जिसके पास एक कैपिटल और एक स्मॉल हो ये भी टॉल होगा, मगर इसको प्योर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके पास एक स्मॉल टी भी है। और ये वाला कैसा होगा बेटा? ये होगा डॉर्फ। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, इसमें आप जरा गौर से देखें। तो देखें इसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके बाद दोनों अलील एक जैसे हैं, और एक वो है जिसके बाद दोनों अलील डिफरेंट है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास दोनों अलील एक जैसे हों, जैसे इसके पास और इसके पास दोनों अलील या दोनों अल्फाबेट एक जैसे हों, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं होमोजाइगस। और जब, जी हाँ, और अगर दोनों अलग अलग हों, यानी कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक है ना? तो एक होमोजाइगस कैरेक्टर होता है और एक हेटेरोजाइगस कैरेक्टर होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप एक बात और नोट करें कि इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो एक वो फॉर्म्स मैंने बनाई हैं, एक फॉर्म्स वो होती हैं जिसमें आपने ऑर्गेनिज्म के जीन्स को रिप्रेजेंट किया है, उनके जीन्स को रिप्रेजेंट किया है अल्फाबेट की मदद से। इसको हम कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप। और इसमें आपने क्या चीज रिप्रेजेंट की है? फिजिकल अपीयरेंस को रिप्रेजेंट किया है। इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो ये बात अलग से नोट कर लें। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिविजुअल, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स
ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के जो जेनेटिक कैरेक्टर होंगे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जेनेटिक कंपोनेंट्स होंगे, उसको कहा जाएगा जीनोटाइप। और अगर आप उसके फिजिकल कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें टॉल, टॉल, डॉर्फ, ये कहलाते हैं फिजिकल कैरेक्टर। तो अगर आप फिजिकल अपीयरेंस को डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस को आप मेंशन कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर आप फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल को डिस्कस करेंगे तो उसको हम कहते हैं बेटा फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का समझ में आया कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि जब आपके पास जीन के कॉम्बिनेशंस हो और आप उन कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसके जरिए पता लग जाए कि वो कैरेक्टर होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो इसको कहा जाता है जीनोटाइप। और इसमें आप क्या चीज शो कर रहे होते हैं, इसमें आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को शो कर रहे होते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है, अगर आप फिजिकल कैरेक्टर को बता रहे हैं कि भाई इस जीनोटाइप का फिजिकल कैरेक्टर क्या बनेगा। जैसे आपने बताया भाई कैपिटल टी को प्योर प्लांट, प्योर टॉल प्लांट कहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी को भी टॉल ही कहेंगे, मगर इसको प्योर नहीं बोलेंगे। और दो स्मॉल टी हो तो उसको डॉर्फ कहते हैं, सही ना। तो इसको फिर हम कहते हैं, ये जो फिजिकल कैरेक्टर शो किए जाते हैं, इस फिजिकल कैरेक्टर को क्या कहा जाता है बेटा, फिनोटाइप। अब जल्दी से मुझे बता दें, जवेरिया और जो आपका जो है हानिया, आप दोनों को जीनोटाइप फिनोटाइप क्लियर हो गया कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। जी, चले आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि मेंडल ने किया क्या था। तो अब मेंडल का जरा क्रॉस समझते हैं, मेंडल का काम समझते हैं। मेंडल ने क्या करा, मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था, उसने उसने एक टॉल प्लांट को लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने मटर के एक टॉल प्लांट को लिया, एक टॉल प्लांट लिया। लेट सपोज एक टॉल प्लांट उसके पास था, ये कहलाएगा टॉल पी प्लांट, ठीक है। फिर इसी तरह से उसने एक और प्लांट लिया और वो डॉर्फ था, डॉर्फ का मतलब छोटे कद वाला। एक डॉर्फ पी प्लांट और एक टॉल पी प्लांट। तो ये वाला जो प्लांट था, ये डॉर्फ पी प्लांट। दूसरा प्लांट जो उसने डिस्कस किया, दूसरा प्लांट जो उसने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कहलाता है डॉर्फ पी प्लांट। अब ये दो प्लांट उसने अलग अलग लिए और दोनों के दोनों प्योर थे। प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब उसने खास तौर पर ऐसे प्लांट को सिलेक्ट किया जिनकी नस्ल में कोई भी मिलावट वाला प्लांट ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये टॉल पी प्लांट उसने लिया था, तो उसने खास तौर पर ये चेक किया था कि इसकी पुरानी पीछे की जितनी नस्लें सब टॉल हो, इसकी कोई भी नस्ल में डॉर्फ प्लांट ना हो। और ये जो डॉर्फ प्लांट इसने लिया था, खास तौर पर इसने चेक किया था कि इसकी पूरी नस्ल कैसी हो, डॉर्फ ही हो, इसकी पूरी नस्ल में कोई भी टॉल ना हो। तो ये इसने खास तौर पे एक चेकिंग किया था कि टॉल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट को ही ले और प्योर प्लांट ले। तो ये दोनों के दोनों प्योर थे, यानी कि जो टॉल पी प्लांट है ये भी प्योर था और जो डॉर्फ पी प्लांट है ये भी प्योर था। ये बात अलग से नोट कर लें कि जो प्योर प्लांट होते हैं, ये जो प्योर पेरेंट होते हैं, प्योर पेरेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये होमोजाइगस है। प्योर पेरेंट को क्या कहा जाता है, होमोजाइगस, ये होमोजाइगस होंगे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब इसने इन दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, यानी कि एक का मेल ले लिया, दूसरे का फीमेल पार्ट इस्तेमाल किया, और इससे बना सीड। और जितने भी प्लांट बने, जो भी नई जनरेशन बनी, उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर फर्ज कर लें कि ये प्लांट 100 मीटर का है, लेट सपोज 100 मीटर का है, सपोज कर लेते हैं, या फर्ज कम कर लेते हैं। अगर फर्ज कर लें कि उसने सपोज किया कि फर्स्ट प्लांट जो है वो 10 मीटर लंबा है और ये वाला प्लांट 3 मीटर लंबा है, तो अब जो प्लांट बनेगा वो 5 मीटर लंबा हो जाएगा या 6 मीटर लंबा होगा, मतलब इन दोनों के बीच का बनेगा, सही है। यानी कि उसकी हाइट दोनों में से किसी एक की बनेगी या दोनों के बीच की बनेगी। एक एक्सपेक्टेशन तो ये थी। दूसरी एक्सपेक्टेशन उसकी ये थी कि जब इन दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, तो इन दोनों प्लांट में अपने आप को कोई एक, या इन दोनों प्लांट में ऐसा होगा कि अगर उसने 100 प्लांट बनाए, 100 प्लांट बनाए, तो 100 प्लांट टॉल होंगे और बाकी 100 प्लांट में से 50 प्लांट टॉल होंगे और बाकी के 50 जो है वो डॉर्फ होंगे।
उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या हुआ, ये कि उसने जब नई जनरेशन बनाई तो सारे के सारे प्लांट जो हैं वो इस टॉल प्लांट जैसे आए। पहली जनरेशन जो उसने बनाई वो सारी की सारी कैसी बनी बेटा, ऑल टॉल, सारे के सारे टॉल बने। सही ना। पहली जनरेशन जो बनी वो दोनों पेरेंट जैसी नहीं हुई, वो दोनों में से किसी एक पेरेंट जैसी हुई। तो जिस पेरेंट जैसी वो नई जनरेशन होगी, इस जनरेशन को उसने नाम दिया F1 जनरेशन। इस जनरेशन को F1 जनरेशन कहा जाता है। और इसको हम कहते हैं पेरेंट्स, इसको हम कहते हैं पेरेंट्स प्लांट। तो एक तरफ पेरेंट प्लांट है, उसने इन दोनों को क्रॉस कराया और उससे एक नई जनरेशन बनाई। इस जनरेशन को नाम देंगे हम F1 जनरेशन। आप मुझे सोच कर बताएं कि ये जो F1 जनरेशन बनी है ये होमोजाइगस होगी या ये हेटेरोजाइगस होगी। इसका आप जरा मुझे थोड़ा सा सोच कर बता दें कि ये जो नई जनरेशन बनी है ये होमोजाइगस होगी या हेटेरोजाइगस होगी। हानिया कह रही है होमोजाइगस होगी। बेटा हानिया कैसे, जरा एक बात सोचे ना। देखिए ये वाला जो प्लांट है ये टॉल था और प्योर था। प्योर का मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। और ये वाला जो प्लांट है ये डॉर्फ था। डॉर्फ के लिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जो दिखाया था वो था डॉर्फ के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है, यानी कि दो स्मॉल टी होते हैं, तो इसका मतलब इसमें दो स्मॉल टी होंगे। अब जो नई जनरेशन बनती है उसका एक रूल याद रखिएगा, नई जनरेशन में हमेशा ही होता है कि दो अलील है ना, दो एक जैसे पार्ट हैं, तो उनमें से कोई एक नई जनरेशन में आता है। और इसके पास भी दो है, कोई एक नई जनरेशन में आएगा। यानी कि नई जनरेशन में ये बात याद रखिएगा कि एक कैपिटल टी एक पेरेंट की तरफ से मिलेगा और दूसरा स्मॉल टी दूसरे पेरेंट की तरफ से मिलेगा। तो इस ऑर्गेनिज्म का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब मुझे बताइए होमोजाइगस हुआ हेटेरोजाइगस हुआ? हाँ भाई, ये होमोजाइगस है और हेटेरोजाइगस है। ये हेटेरोजाइगस है क्योंकि इसमें दोनों डिफरेंट पार्ट है। तो अगर दो पार्ट बिल्कुल डिफरेंट हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, तो फिर उसको होमोजाइगस नहीं बोलते, बल्कि उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। बस यहां से मेंडल का फर्स्ट लॉ, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब आप दो प्योर प्लांट को क्रॉस करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपके पास हेटेरोजाइगस प्लांट बनेगा, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बनेगा। वो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म जिस कैरेक्टर को शो करेगा वही कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। और हेटेरोजाइगस कैरेक्टर में जो हेटेरोजाइगस प्लांट जो कैरेक्टर शो नहीं होगा वो रिसेसिव कहलाएगा। अब आप देखें तो इसमें और इसमें फैसला करना था कि इन दोनों में कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। तो आपने कैसे किया फैसला, इनकी नस्ल बनवाई। इनकी नस्ल में जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट है और जो शो नहीं होगा वो रिसेसिव है। तो शो कौन हुआ, टॉल शो हो गया और डॉर्फ शो नहीं हुआ। तो जो शो होता है वो डोमिनेंट और जो शो नहीं होता वो रिसेसिव। इस बात को मेंडल ने अपने लॉ में समझाया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही कहलाता है इन अ हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं, हाइब्रिड आप कहते हैं हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को। जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होता है उसको हाइब्रिड कहा जाता है और आप उसको इम्प्योर भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ में मेंडल ने कहा था कि जब हाइब्रिड बंदा बनता है, हाइब्रिड इंडिविजुअल्स होता है, उसमें दोनों कैरेक्टर शो नहीं हो सकते। उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर ही अपने आप को शो करेगा, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा। और जो भी कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा वो डोमिनेंट होगा। और जो दूसरा कैरेक्टर उसका क्या होगा उसके बारे में उसने कहा था कि कंप्लीटली, ये एक कैरेक्टर अपने आप को कंप्लीटली शो करेगा और जो दूसरा वाला है वो अपने आप को छुपा लेगा, वो अपने आप को मास्क कर लेगा। यानी कि टॉल और डॉर्फ में से, ये जो टॉल और डॉर्फ है, अगर मैं इसको यहां लिख लूं, एक हमारे पास टॉल कैरेक्टर था, एक हमारे पास टॉल पी प्लांट था और एक हमारे पास डॉर्फ पी प्लांट है। अब हमने जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो हमें पता लगा कि जो टॉल प्लांट होता है ये अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है। टॉल प्लांट अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है इन
हाइब्रिड में। तो जब हाइब्रिड बनेगा तो ये टॉल पी प्लांट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। और जो डॉर्फ वाला कैरेक्टर है उसके बारे में हम क्या कहेंगे? कंप्लीटली मास्ड। ये कैसा हो जाता? ये मास्ड हो जाता है, मास्ड इन हाइब्रिड। तो हाइब्रिड इंडिविजुअल में जाकर ये अपने आप को छुपा लेता है। तो एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और एक छुपा रहा है। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसको हम कहते हैं कि वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को छुपा लेता है उसको हम कहते हैं कि वो कैसा है बेटा? रिसेसिव है। तो अगर आपको किसी भी दो कैरेक्टर के बारे में ये डिसाइड करना हो कि इन दोनों में से कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, तो इसका फैसला आप क्रॉस करके करेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म प्योर पैरेंट में अपने आप को शो कर दे, उनके बच्चों में अपने आप को शो करे जो कैरेक्टर, वो डोमिनेंट है। जैसे अभी एक बॉडी, मैं आपको एक एग्जांपल बताई थी। जैसे कुछ लोग इस दुनिया के टंग रोलर्स होते हैं। जैसे अच्छा ने एक दूसरे एग्जांपल ले, कुछ लोग वो होते हैं जिनके डिंपल आते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ डिंपल बनता है, और कुछ लोगों के डिंपल नहीं बनता। फर्स्ट कर लें, आपने एक डिंपल फैमिली ली, डिंपल फैमिली वाले पर्सन लिया, और डिंपल फैमिली से एक जो है ना बॉय सिलेक्ट किया, डिंपल फैमिली से एक बॉय सिलेक्ट किया, और आपने एक नॉन डिंपल फैमिली से, नॉन डिंपल फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिनकी पूरी हिस्ट्री में कभी डिंपल नहीं आया, उनकी किसी औलादों में डिंपल नहीं है, तो नॉन डिंपल फैमिली से गर्ल को सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और इनकी मैरिज करवा दी, इनकी शादी करवा दी। अब आप देखें कि अगर आपको ये फैसला करना है कि भाई डिंपल डोमिनेंट है या नॉन डिंपल डोमिनेंट है, तो कैसे फैसला होगा? तो आप इनके बेबीज देखेंगे, इनके बच्चों में देखें आप। तो अगर मुझे बताइए, आप बेटा हानिया बताइएगा मुझे, बेटा अगर इसके बच्चे में डिंपल नजर आया, अगर इसका बेबी जो है वो डिंपल वाला हुआ, तो बताएं डिंपल डोमिनेंट है या नॉन डिंपल डोमिनेंट होंगे? कौन सा डोमिनेंट होगा फिर? अगर इसका बेबी में डिंपल करेक्टर नजर आ गया तो फिर कौन डोमिनेंट है? डिंपल डोमिनेंट है या नॉन डिंपल डोमिनेंट है? तो फिर आप बोलेंगे डिंपल डोमिनेंट। लेकिन अगर फर्ज करें, अगर फर्ज करें इसका उल्टा हो गया, फर्ज करें ऐसा हुआ कि जब आपने डिंपल बॉय को नॉन डिंपल गर्ल से कॉम्बिनेशन करवाया, क्रॉस करवाया, और इनकी मैरिज करवाई और उनका बेबी हुआ, तो वो बेबी जो है वो नॉन डिंपल हो गया। अगर ऐसा होता, अगर फर्ज करें ऐसा हो कि बेबी नॉन डिंपल हुआ, सही है, तो फिर आप क्या कहेंगे? अब कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है? हाँ भाई, अब आप किसे डोमिनेंट बोलेंगे किसे रिसेसिव बोलेंगे? जल्दी से बता दें। अब आप किसे डोमिनेंट बोलेंगे किसे रिसेसिव बोलेंगे? हानिया बताइएगा। अब बेबी इस दफा नॉन डिंपल आया है, तो आप किसको डोमिनेंट बोलेंगे किसको रिसेसिव बोलेंगे? पिछली दफा आपने देखा था कि बेबी जो है डोमिनेंट था, बेबी में डिंपल आ गए थे, तो बेबी में डिंपल थे तो डिंपल डोमिनेंट था। और फर्ज कर लें कि ऐसा हुआ, फर्ज कर लें ऐसा हुआ कि बेबी में नॉन डिंपल आया, फिर इसका मतलब देखें एक बात यार, अभी मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, एक सिनेरियो समझा रहा हूँ कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर अगर एक डिंपल है और एक नॉन डिंपल पेरेंट है, आपने दो, अभी आपको नहीं पता दोनों में से कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, आप अपने रिजल्ट से फैसला करेंगे। तो डिंपल बॉय का जो बेबी है, अगर वो भी डिंपल आ रहा है कब? जब उसकी नॉन डिंपल शादी हो रही है, सही है ना? तो इस बेबी का फैसला होगा, इस बेबी से डिसाइड होगा कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। बेबी में दो पॉसिबिलिटीज होंगी, बेबी जिस कैरेक्टर को शो करेगा वो कैरेक्टर डोमिनेंट है, और बेबी जिस कैरेक्टर को शो नहीं करेगा वो कैरेक्टर रिसेसिव बन जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये बेबी, अगर अगर ये बेबी नॉन डिंपल हो जाता है, अगर ये बेबी नॉन डिंपल कैरेक्टर को शो करता है, तो मुझे बताएं फिर आप इन दोनों में से किसको डोमिनेंट बोलेंगे किसको रिसेसिव बोलेंगे? तो फिर आप ये बोलेंगे कि भाई ये जो नॉन डिंपल है ना, अब ये डोमिनेंट है, अब जो डिंपल है वो क्या हो जाएगा फिर? ऐसी सूरत में फिर ये रिसेसिव हो जाएगा। तो मेरी बात आपको ये समझ में आ रही है? यानी कि रिसेसिव और डोमिनेंट का फैसला हम कैसे करते हैं? डोमिनेंट और रिसेसिव का जो डिसीजन होता है वो हम कैसे लेते हैं? तो उसका देखने के लिए हमें नस्ल देखनी पड़ती है, ऑर्गेनिज्म की अगली जनरेशन देखनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें डोमिनेंट और रिसेसिव की डिसीजन लेना होगा कि दो कैरेक्टर में हमें ये चेक करना हो कि डोमिनेंट कौन है रिसेसिव कौन है,
तो हम उनके प्योर पेरेंट्स लेते हैं और उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो फिर हम देखते हैं उसकी नई जनरेशन कैसी बन रही है। अगर नई जनरेशन में जो, फर्ज कर लें नई जनरेशन में फादर वाला कैरेक्टर आ रहा है और मदर वाला कैरेक्टर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे फादर वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है और मदर वाला कैरेक्टर रिसेसिव है। लेकिन अगर नई जनरेशन में मदर वाला कैरेक्टर आ रहा है और फादर वाला कैरेक्टर नहीं नजर आ रहा, तो फिर आप कहेंगे मदर वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है और फादर वाला कैरेक्टर रिसेसिव है। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का जो फैसला होता है वो अगली नस्ल को देखकर होता है, उसकी जनरेशन को देखकर किया जाता है। इस बात के बारे में जो डिटेल थी वो बताई थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में। हानिया, इस पर कोई बात समझ में आ गई कि डोमिनेंट और रिसेसिव का फैसला कैसे होता है और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा करेक्टर डोमिनेंट होगा और कौन सा करेक्टर रिसेसिव होगा? हानिया को क्लियर हुआ बेटा, या मैं एक और एग्जांपल देकर क्लियर करूं इस बात को? हाँ भाई, हानिया जल्दी से बता दें। क्लियर हो गया। और जवीरिया को क्लियर है? सही है। तो जब भी किसी करेक्टर के बारे में ये फैसला करना होता है तो उसको हम चेक करते हैं कि उसकी जनरेशन में कौन सा रिजल्ट शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात को इसी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन भी हो जाएगी। तो कह रहे हैं ऐसा करेक्टर जो हाइब्रिड में अपने आप को शो कर दे। हाइब्रिड नई नस्ल को बोलते हैं। हाइब्रिड उस ऑफस्प्रिंग को कहते हैं जो दो डिफरेंट पेरेंट से मिलकर बना है, जो दो कंट्रास्टिंग पेरेंट से मिलकर बना है। ऐसे बच्चे को हम हाइब्रिड बोलते हैं, ऐसी नस्ल को हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड कहते हैं डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बाद डुअल डुअल कैरेक्टर। जैसे आपने सुना होगा ना, गाड़ियों में हाइब्रिड कारें आती हैं, हाइब्रिड कार्स आती हैं। तो हाइब्रिड कार का मतलब क्या है? जिसमें डुअल कैरेक्टर हो, जो पेट्रोल पे भी चले, जो सीएनजी पे भी चले। सही है। और प्योर क्या होगी? प्योर वो होगी जो या तो सिर्फ सीएनजी पे हो या सिर्फ पेट्रोल पे हो, तो उसको हम प्योर बोलेंगे। और हाइब्रिड उसको बोलेंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर मिक्स हो जाए। तो याद रखिएगा, जेनेटिक्स में हाइब्रिड ऐसे ऑफस्प्रिंग को कहा जाता है जो दो प्योर पेरेंट के कॉम्बिनेशन से बने। और प्योर पेरेंट कौन से हो? एक के पास अलग कैरेक्टर हो, दूसरे के पास अलग कैरेक्टर हो, तो इस तरह के बच्चे को हम कहते हैं हाइब्रिड। अब हाइब्रिड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कैरेक्टर हाइब्रिड में शो होगा वो डोमिनेंट होगा और जो कैरेक्टर हाइब्रिड में शो नहीं होगा वो रिसेसिव। सही ना? तो ऐसा कैरेक्टर जो हाइब्रिड में अपने आप को एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट, और ऐसा कैरेक्टर जो हाइब्रिड में अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, डज नॉट एक्सप्रेस, तो उसको हम कहेंगे रिसेसिव। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो फर्स्ट लॉ मैंने आपको भी बताया, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जाम में अगर सवाल आए स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की हेडिंग डालकर इसकी स्टेटमेंट आप ये पूरी लिख दीजिएगा। ये पूरी स्टेटमेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस की। क्लियर हो गया बेटा? सही है। ये हो गई लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे मेंडल ने क्या रिसर्च की? तो अब देखिए मेंडल ने क्या किया था। एक टॉल पी प्लांट लिया, एक टॉल पी प्लांट लिया और एक डॉर्फ पी प्लांट लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेंडल ने कोशिश ये की थी कि भाई ये वाला जो प्लांट है ये भी प्योर हो और जो दूसरा वाला प्लांट है ये भी क्या हो? प्योर हो। ये दोनों प्लांट प्योर होने चाहिए। तो इन दोनों प्लांट पर आप देखिए, गौर से देखिए, तो करेक्टर ऑपोजिट है। तो ऐसे करेक्टर आपस में कहलाते हैं अलील्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? अलील्स बोलते हैं। तो अलील कहते हैं एक ही जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स। एक जीन की जो दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, जैसे एक टॉल है और एक डॉर्फ है, तो ये इसको हम कहते हैं अलील्स। तो अलील की डेफिनेशन नोट कर लें। द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक ही जीन की सेम जीन इज कॉल्ड अलील। एक ही जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं उनको अलील कहा जाता है। जैसे ये देखिए ना, एक ही जीन है और जीन टॉल और डॉर्फ दोनों के लिए है, मगर एक तरफ टॉल आ रहा है, एक तरफ डॉर्फ शो हो रहा है, तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म हो गई एक दूसरे की। तो इसको हम कहते हैं अलील। द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड अलील्स। अब ये तो दोनों अलील हैं। अब हुआ ये कि जब उसने दोनों प्लांट को क्रॉस करवाया तो पहली जो जनरेशन बनी
उसका नाम रखा F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और सारे प्लांट कैसे आए इसके नतीजे में? ऑल टॉल प्लांट, सारे प्लांट टॉल बने। ठीक है, और ये जो थे ये हाइब्रिड थे या हेटेरोज या ये प्योर थे? तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड थे। ये सारे हाइब्रिड थे और सारे टॉल थे। इससे एक फैसला तो हो गया कि भाई टॉल डोमिनेंट है और डॉर्फ रिसेसिव है। अब उसने क्या किया, अब उसने ये जो टॉल प्लांट थे इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। ये जो टॉल प्लांट थे इसकी क्या करवाई बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। यानी को आप इन को आपस में एक दूसरे से क्रॉस कराया, इसी के मेल को इसी के फीमेल से क्रॉस कराया। तो अगर जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो क्या रिजल्ट आया? तो उसके पास रिजल्ट आया कि दो तरह की नई नस्ल जो बनी, उस नई नस्ल का नाम रखा F2 जनरेशन। अब जब F2 जनरेशन बनी तो F2 जनरेशन में उसने ये देखा कि 75% तक टॉल प्लांट बने और 25% तक डॉर्फ प्लांट बने। सही है ना? यानी कि रेशो आया 3:1। अब ये बात कैसे हुई? और जब ये बात हुई, जब मेंडल ने अपना ये रिजल्ट देखे, पहली दफा उसने जब पहले पेरेंट्स लिए थे, जो फर्स्ट पेरेंट्स उसने लिए थे, उसमें टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट जो कि प्योर थे उनको क्रॉस करवाया। तो जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे टॉल आ गए। फिर उसने उन सारे टॉल प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, उनको आपस में जो है वो फर्टिलाइज करवाया, आपस में पॉलिनेशन करवाई। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि जो F2 जनरेशन बनी उसमें 75% टॉल और 25% डॉर्फ आए। अब इस बात को मेंडल ने एक्सप्लेन किस तरह किया तो वो सुने। अब मेंडल को इस बात की कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देनी थी, तो उसने इसको एक्सप्लेन इस तरह किया। मेंडल ने कहा कि भाई ये जो टॉल प्लांट है ना, मेंडल ने कहा कि ये जो टॉल प्लांट है, कौन सा वाला है टॉल प्लांट? ये जो टॉल प्लांट है इसके पास दो फैक्टर होते हैं, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, दो फैक्टर होते हैं। इसी तरह से जो डॉर्फ प्लांट है इसके पास भी दो फैक्टर होंगे, एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। हुआ ये कि जब इनसे गैमीट्स बने तो गैमीट्स में एक कैपिटल टी आ गया और एक स्मॉल टी आ गया। एक कैपिटल टी एक गैमीट और दूसरा स्मॉल टी दूसरा गैमीट। ठीक है ना? एक गैमीट फादर की तरफ से और एक गैमीट मदर की तरफ से। हुआ ये कि जब ये दोनों गैमीट आपस में मिले, जब मैंने इनको क्रॉस कराया तो दोनों गैमीट में कॉम्बिनेशन हुआ, उससे मेरे पास बनी F1 जनरेशन, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये मेरे पास आ गई कौन सी जनरेशन? ये आ गई F1 जनरेशन। सारे प्लांट ऐसे ही बनेंगे। तो ये हो गई F1 जनरेशन, ये हो गई F1 जनरेशन। अब उसने कहा कि भाई मैंने जब इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया तो इस जैसे ही एक और प्लांट ले लिया, इसको आपस में क्रॉस कराना है, तो अब इसके भी गैमीट्स बनेंगे। इसके भी क्या बनेंगे? इसके भी गैमीट्स बनेंगे। तो ये उनके गैमीट्स हो गए। अब गैमीट बनने का रूल उसने ये बताया कि दोनों जो अलील होते हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे से सेग्रीगेटेड होते हैं, अलग अलग रहते हैं, पर्दे में रहते हैं। और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कैपिटल टी अलग हो गया और ये स्मॉल टी अलग हो गया। इसमें से भी कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग अलग हो गया। अब क्या हुआ? अब इनका आपस में क्रॉस हुआ। क्रॉस समझने के लिए आप फर्ज कर लें इस तरह से टेबल बना लें आप। अब आपको करना ये है कि दोनों अलील को दोनों अलील से मिलाना है, हर तरह के गैमीट को हर तरह के गैमीट से क्रॉस कराना है। तो देखिए पहले कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसको मैं यहां लिख लेता हूँ, ठीक है ना? और जो दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है इसको यहां लिख लेता हूँ। अब आप बताएं इसका रिजल्ट क्या बनेगा? पहले वाले का रिजल्ट क्या आ रहा है जल्दी से बताएं। फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट क्या आ रहा है आपकी नजर में? फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट क्या बनना चाहिए? हानिया सर बता दें, हानिया बता दे या जवेरिया बता दे, जिसकी टाइपिंग फास्ट। फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट क्या आना चाहिए? फर्स्ट रॉ का रिजल्ट आएगा कैपिटल टी और उसका आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और सेकंड वाले का बता दें। हाँ, सेकंड वाले का भी ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा बेटा? अब आएगा, वेरी गुड, स्मॉल टी स्मॉल टी। बिल्कुल सही बताया आप लोग।
सही बताया, गुड। अब आगे सुने। अब अगर आप मैंने बताया कि भाई अभी मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी वगैरह लिखा है कि मैंने जीनोटाइप लिखा है फिनोटाइप लिखा है? अभी तक जो मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है ये जीनोटाइप है फिनोटाइप है? वेरी गुड, जीनोटाइप है। तो फिर इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप बताइए। अब ये कैपिटल टी इसका होगा फिनोटाइप टॉल। जी हाँ, इसका भी होगा टॉल, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। इसका भी होगा टॉल। इसका क्या होगा? इसका भी होगा टॉल। इसका क्या होगा? इसका होगा डॉर्फ। सही है। तो आप बताएं आपके भाई टॉल कितने बने? 75% टॉल बन रहे हैं और 25% डॉर्फ बन रहे हैं। तो ये बात इसने एक्सप्लेन इस तरह की, उसने कहा कि असल में होता ये है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास हर करेक्टर के दो एक जैसे अलील होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के पास हर करेक्टर के दो अलील होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। उसने फैक्टर का नाम यूज किया था। उसने कहा था हर ऑर्गेनिज्म के पास हर ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और एक गैमीट को एक फैक्टर मिलता है। ठीक है ना, यानी कि जो एक गैमीट बनेगा उसको हम एक फैक्टर देंगे और जो दूसरा गैमीट होगा उसको दूसरा फैक्टर मिलेगा। सही है। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास दो दो फैक्टर होते हैं, लेकिन जब उनकी गैमीट्स बनते हैं तो दो फैक्टर नहीं होते बल्कि फिर एक ही फैक्टर होता है। और जब गैमीट्स मिलते हैं तो गैमीट्स के कंबाइन होने का मतलब है फैक्टर्स का कंबाइन होना। जब गैमीट्स कंबाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब फैक्टर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इससे फिर नई जनरेशन बनती है, नया इंडिविजुअल बनता है। इसीलिए उसने एक वर्ड इस्तेमाल बाद में ये किया गया कि जो ऑर्गेनिज्म के पास दो फैक्टर होते हैं उनको डिप्लॉइड कहा जाता है। और जब गैमीट्स बनते हैं, क्योंकि गैमीट के पास एक ही फैक्टर होता है, तो गैमीट को हैप्लॉइड बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब दो फैक्टर होते हैं तो डिप्लॉइड बोलते हैं और जब एक फैक्टर होता है तो क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। तो उसने कहा था कि जो कंप्लीट इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमेशा डिप्लॉइड होते हैं और उन इंडिविजुअल्स के जो नीड्स होते हैं, उनके जो सेक्स सेल्स होते हैं, उनके वो सेल जो नई नस्ल बनाते हैं, तो वो कभी भी डिप्लॉयड नहीं हो सकते। वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि उनके पास दो नहीं बल्कि एक फैक्टर होता है। बाद में फिर उसने इस बात को करेक्शन कर लिया, बाद में टर्म्स बदल गई थी। बाद में जो जिस चीज को उसने करेक्टर कहा था उसको ट्रेट नाम दे दिया, जिस चीज को उसने फैक्टर कहा था उसको जीन नाम दिया। तो इस तरह से नाम जो है वो चेंज हो गए थे। तो इस लॉ को, ये वाला जो लॉ भी मैंने आपको समझाया है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग रहना। तो उसने कहा था कि जो जीन्स होते हैं इनके जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, और बाद में अलग अलग हो भी जाते हैं जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। तो इस बात को हम अगर उसमें पढ़ें, इसके अब क्या नाम है, इसको अगर हम स्टेटमेंट इसकी रीड करें तो पहले तो ये बात याद रखिएगा, दिस लॉ बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओनली वन करेक्टर। इसमें आप दो करेक्टर को नहीं बल्कि एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हो। अब आप बोलेंगे नहीं सर दो करेक्टर हैं, हमने एक तरफ तो टॉल प्लांट को देखा है दूसरी तरफ डॉल, ये तो दो करेक्टर होगा। नहीं, इसको दो करेक्टर नहीं बोलेंगे, ये एक ही करेक्टर की दो फॉर्म्स है। ओवरऑल तौर पर ये हाइट का करेक्टर है, ओवरऑल तौर पर ये हाइट का करेक्टर है और हाइट की दो फॉर्म्स हैं, टॉल और डॉर्फ। तो इसलिए याद रखिएगा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं होगा। तो ये वाला जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये ओनली एक करेक्टर पर बेस करता है, ओनली वन ट्रेट पर बेस करता है। द क्रॉसेस बिटवीन पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, द क्रॉसेस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन वन करेक्टर आर कॉल्ड, इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करा रहे हो और उसमें एक करेक्टर का डिफरेंस हो, एक एक करेक्टर का फर्क हो, तो इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ऐसी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। अब इसकी स्टेटमेंट क्या थी? उसने कहा था फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट, हर ट्रेट के जो फैक्टर होते हैं। अच्छा, ट्रेट के लिए मेंडल ने कैरेक्टर का वर्ड इस्तेमाल किया था। मेंडल ने ट्रेट के बजाय कैरेक्टर का वर्ड यूज किया था कि हर कैरेक्टर के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं क्लीनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जब भी गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो हर ऑर्गेनिज्म के पास हर करेक्टर के दो फैक्टर्स होते हैं और जब गैमीट्स बनते हैं तो वो दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। सो दैट ईच गैमीट कंटेन ओनली वन फैक्टर ऑफ द ट्रेट,
हर गैमीट के बाद सिर्फ कितने फैक्टर आएंगे बेटा? एक फैक्टर आएगा। कोई गैमीट ऐसा नहीं हो सकता जिसके बाद दो फैक्टर एक साथ आ जाएं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गलत लिखा हुआ। मुझे बताएं, आपको लॉ समझ में आ गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हो गया बेटा आपको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर है? इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं हो? जी। हानिया आमिर को भी क्लियर है? हानिया आमिर, सॉरी, हा, हानिया असफर, सॉरी, हानिया असफर को भी क्लियर है और जवेरिया आमिर को भी क्लियर है। वो सब में एक बच्ची का नाम जमेरिया आमिर है और एक का नाम हानिया असफर है ना, तो इसलिए जरा नाम मिक्स होगा थोड़ा सा, ठीक है। सही है, चले चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्म्स याद रख लीजिएगा कि मेंडल ने जो टर्म्स यूज की थी और बाद में जो टर्म्स चेंज हुई वो किस तरह हुई। मेंडल ने फैक्टर का वर्ड यूज किया था, बाद में उसका नाम जीन रख दिया। मेंडल ने कैरेक्टर का वर्ड यूज किया था, बाद में उसका नाम ट्रेट रख दिया। मेंडल ने जिसको प्योर ट्रेट कहा था, बाद में उसका नाम होमोजाइगस रखा गया। मेंडल ने जिसको हाइब्रिड और इम्प्योर कहा था, बाद में उसका नाम हेटेरोजाइगस रख दिया गया। मेंडल ने जिसको फिजिकल अपीयरेंस कहा था, उसका नाम फिनोटाइप रख दिया। और मेंडल ने जिसको पेयर ऑफ जीन्स कहा था, जीन्स पेयर कहा था, उसका नाम बाद में जीनोटाइप रख दिया गया। तो ये मेंडल के कैरेक्टर, मेंडल की जो टर्म्स थी वो अलग थी और बाद में जो टर्म्स डिसाइड हुई वो अलग होंगी, ठीक है ना। बाद में इस लॉ को जब बाद में एक्सप्लेन किया गया तो टर्म्स जो है वो चेंज हो गई थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि कौन सी टर्म किस बात को एक्सप्लेन कर रही है। सही है। तो ये था मेंडल का फर्स्ट लॉ। और मेंडल के फर्स्ट लॉ में आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो इस F2 जनरेशन का, इसका F2 जनरेशन का जो रिजल्ट है वो आपसे पूछते हैं। रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन, रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का जो रिजल्ट था अगर आपको याद हो तो वो इस तरह था कि उसमें हमारे पास ऐसा हो रहा था कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे बन रहा था। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्या हुआ कि ये बन गया टॉल, ये हो गया टॉल, ये भी हो गया टॉल और ये हो गया डॉर्फ। अब अगर देखें, अगर मैं फिनोटाइप रिजल्ट बनाता हूं, अगर मैं इसका फिनोटाइप रेशो बनाता हूं, फिनोटाइप रेशो, अगर मैं फिनोटाइप रेशो बनाता हूं तो फिनोटाइप में मैं फिजिकल कैरेक्टर को देखूंगा और फिजिकल कैरेक्टर के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो टॉल वर्सेस डॉर्फ का रिजल्ट बनाएंगे। तो टॉल आएंगे 3 और डॉर्फ आएगा 8। इसको आप 3/4 और 1/4 भी कह सकते हो, या इसको आप अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो उसको आप 75% और इसको आप 25% भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, अगर मैं आपसे जीनोटाइप रिजल्ट पूछूं तो जीनोटाइप रिजल्ट अलग होते हैं। जीनोटाइप में आप क्या बताते हो? जीनोटाइप में आप इस चीज को देखोगे, बताइए होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? बताइए क्या है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? इसको हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, को हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, बिल्कुल सही। ये वाला कैसे होंगे, ये वाले दोनों, ये दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव? ये हेटेरोजाइगस है, डोमिनेंट या रिसेसिव? ये हो गए हेटेरोजाइगस। अच्छा, हेटेरोजाइगस ऑलवेज डोमिनेंट ही होता है, तो ये बात याद रखिएगा, हेटेरोजाइगस ऑलवेज डोमिनेंट होता है, तो इसके साथ आप डोमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे तो लिख भी लें वरना जरूरत नहीं होती। और ये वाला कैसा होगा बेटा? ये वाला होगा होमोजाइगस रिसेसिव, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। तो अब आप रिजल्ट बनाए, एक बन रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, दो बन रहे हैं हेटेरोजाइगस और एक बन रहा है होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर मैं इसके साथ जीनोटाइप रिजल्ट लिखूं, अगर मैं जीनोटाइप रेशियो लिखूंगा तो वो क्या आएगा? तो जीनोटाइप रेशियो इस तरह से आएगा, वो होगा 1, जीनोटाइप जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1:2:1। इसमें 1 क्या है, इसमें 2 क्या है, इसमें
दोबारा वाला वन क्या है, तो इसमें एक है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इसको आप 1/4 भी कह सकते हैं, 2/4, और इसको 1/4 भी कह सकते हैं। सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाएगा 1/4, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 बन रहा है, और ये हो जाएगा 1/4। और परसेंटेज अगर आप लिखें चारों की, तीनों की, तो ये होगा 25% होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये होगा 50%, और ये वाला भी कितना होगा 25%। तो ये कहलाता है जीनोटाइप रेशो। इसको हम कहते हैं जीनोटाइप रेशो, और उसको हम कहते हैं फिनोटाइप रेशो। तो इस लॉ का याद रखिएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद, इसका टेबल बनाने के बाद, ये वाला टेबल आप बनाएंगे इसके एक्सप्लेनेशन में। ये जो अभी हमने पढ़ा था, ये वाला जो टेबल है, ये टेबल आप बनाएंगे अगर इसके एक्सप्लेनेशन आएगी। ठीक है ना बेटा? तो ये एक्सप्लेनेशन के तौर पर बनेगा, और आखिर में आप क्या बनाएंगे, आखिर में आप इसका ये पूरा रिजल्ट शो करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी कॉपी करेंगे। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसमें उसने क्या समझाया था असल में, उसने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के पास हर ट्रेट के दो फैक्टर्स होते हैं। हर ट्रेट के लिए अगर 10,000 ट्रेट है तो 20,000 फैक्टर। अगर एक लाख ट्रेट है तो 2 लाख फैक्टर्स होंगे। तो हर ट्रेट के कितने फैक्टर्स हैं बेटा? 2 फैक्टर हैं। तो जितने भी ट्रेट होंगे उसके डबल फैक्टर्स होंगे। लेकिन गैमीट्स के पास कितने होते हैं? गैमीट्स के पास हर ट्रेट के लिए एक फैक्टर होगा। सही है? तो गैमीट्स में और इंडिविजुअल में फर्क इतना है कि गैमीट्स में हर कैरेक्टर का 2 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा। और इंडिविजुअल पर्सन में, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हर कैरेक्टर के दो दो फैक्टर्स होंगे। आगे बढ़ जाए बेटा। चले, कॉपी ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है हमारे पास, अच्छा ये वही चीज समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राउंड सीड प्लांट है तो होमोजाइगस होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। राउंड सीड हेटेरोजाइगस है तो वो ये होगा, और रिंग सीड होमोजाइगस है तो वो स्मॉल आर होगा। ये चीज समझा रहे हैं। अगर वही हो गया रेशो ऑफ सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस में, जो फिनोटाइप रेशो होगा वो 3:1 बनेगा, और जीनोटाइप रेशो होगा 1:2:1। अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको आप बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले लॉ समझते हैं कि लॉ था क्या। देखें, जो फर्स्ट लॉ था ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। और लॉ ऑफ, अब जो हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसने ही कहा था कि जैसे लेट सपोज कि एक फादर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक फादर है और एक मदर है। ठीक है ना? लेट सपोज ये हो गए फादर। सही है? लेट सपोज ये हो गए फादर, और लेट सपोज ये हो गई मदर। ठीक है ना? तो एक हो गए फादर और एक हो गई मदर। अब हुआ ये, फादर के पास भी क्रोमोसोम्स होंगे, मदर के पास भी क्रोमोसोम्स होंगे। अब हम फादर के क्रोमोसोम्स बनाते हैं जरा। अब फर्स्ट कर लें, फादर के पास एक क्रोमोसोम ऐसा है, और फादर के पास दूसरा क्रोमोसोम ऐसा है, और मदर में भी ऐसा ही है। मदर के पास एक क्रोमोसोम ऐसा है, सही है, और मदर के पास दूसरे क्रोमोसोम जो है वो ऐसे हैं। तो ये फादर और मदर के सेम क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट कर लें फादर के क्रोमोसोम में यहाँ पर एक जीन मौजूद है, और सेम ऐसा जीन यहाँ पर भी होगा। सही है? और इसी तरह से फादर के क्रोमोसोम में, इस क्रोमोसोम पर भी एक जीन का पेयर मौजूद है। तो हमारे पास हर क्रोमोसोम भी डबल होते हैं। ठीक है ना? ये बात भी याद रखिएगा कि हमारे पास दो एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। सही, ये बात हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। अच्छा, फिर ये फर्ज कर लें कि मदर के पास भी ऐसे एक जीन है, और मदर के पास भी यहाँ पर उसी की दूसरी फॉर्म मौजूद होगी। सही ना? तो ये फादर और मदर के दो अलग अलग क्रोमोसोम के दो अलग अलग जीन्स हैं। तो मुझे बताएं ये दोनों जीन्स लिंक्ड हैं या नॉन लिंक्ड हैं? ये दो जीन्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, एक जीन मैंने यहां डिस्क्राइब कर रहा है और एक जीन यहां डिस्क्राइब हो रहा है। तो ये एक जीन हो गया,
एक जीन पेयर और ये दूसरा जीन पेयर हो गया। तो ये मुझे बताएं, ये दोनों जीन जो मैंने कलर अलग अलग कलर से शो किए हैं, एक ग्रीन कलर से शो किया और एक ब्लू कलर से शो किया है, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इन जीन्स को आप क्या कहेंगे, कि ये जीन्स लिंक्ड हैं या नॉन लिंक्ड हैं। क्या आपने ये चीज कभी पढ़ी है कि लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं और नॉन लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? बताएं। क्या लिंक्ड और नॉन लिंक्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता है? लिंक्ड, जवेरिया आमिर कह रही है दोनों जीन्स लिंक्ड हैं आपस में। हानिया क्या कह रही है? हानिया क्या कह रही है? हानिया सर एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, देखिए मेरी बात समझें। एक ही क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम पर जितने जीन्स होते हैं, एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स होंगे ना, फर्ज कर लें एक जीन ये वाला है, एक जीन ये वाला है, तो एक ही क्रोमोसोम पर दो अलग अलग जीन्स अगर मौजूद हैं तो ये कहलाते हैं लिंक्ड जीन्स। ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। लेकिन अगर फर्ज करें एक जीन जो है वो इस क्रोमोसोम पर है, सही है, और दूसरा जीन एक दूसरे क्रोमोसोम पर है। अब ये दोनों जो जीन्स है वो एक क्रोमोसोम पर नहीं है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। तो ऐसे जीन्स को हम क्या कहेंगे बेटा? ऐसे जीन्स को हम कहेंगे नॉन लिंक्ड जीन्स। तो जीन्स दो तरह के होते हैं, एक लिंक्ड होते हैं और एक नॉन लिंक्ड होते हैं। अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम पर दो अलग अलग जीन्स हैं और दो अलग अलग पोजीशंस पर हैं तो उसको कहा जाएगा नॉन लिंक्ड। लेकिन अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन्स मौजूद हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, तो ऐसे ऐसे जीन्स को आपस में क्या बोलते हैं बेटा? लिंक जीन्स कहते हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये वाले जो जीन्स मैंने बनाए हैं, यहाँ जो जीन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे ये वाले जो जीन्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दोनों जीन्स लिंक्ड हैं या नॉन लिंक्ड हैं? क्या कहेंगे आप? ये वाला जीन और ये वाला जीन, ये वाले जो जीन बना रहा हूं और ये वाले जो जीन है, ये जीन्स एक दूसरे के लिए लिंक्ड है या नॉन लिंक्ड है? जल्दी से बताएं। इन दोनों का कंपैरिजन बताना है आपको। लिंक्ड है। भाई देखिए ना, ये वाला जीन अलग क्रोमोसोम पर है, ये वाले अलग क्रोमोसोम पर हैं और ये वाले अलग क्रोमोसोम पर हैं। ये जीन अलग क्रोमोसोम पर हैं और ये अलग क्रोमोसोम पर हैं। तो ये लिंक कैसे हो सकते हैं? लिंक्ड का मतलब तो होता है एक ही क्रोमोसोम पर हो। जैसे फर्ज करें अगर मैंने बनाया होता, देखिए ध्यान से देखें, अगर फर्ज करें मैंने ऐसे बनाया होता यूं, अगर मैं ऐसे बनाता, लेट सपोज कि मैं ये यहां बना रहा हूं और जो ब्लू वाला है वो यहां बना रहा हूं। अब बताएं, अब ये दोनों कैसे हैं? अब ये वाला जीन और ये वाला जीन, अब ये दोनों एक दूसरे के लिए लिंक्ड है या अनलिंक्ड है या नॉन लिंक्ड है? ये दोनों कौन है, लिंक्ड या नॉन लिंक्ड या नॉन लिंक्ड? क्या बोएंगे, क्या कहेंगे आप, क्या सोच है आपकी? नॉन लिंक्ड। इस वक्त मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो बताएं। इस वक्त मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ? इस वक्त मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। इसका बताइए कैसे हैं, लिंक्ड या नॉन लिंक्ड? आपकी क्या ख्याल है? हानिया असफर कह रही है लिंक्ड हैं दोनों, ठीक है ना? और बिल्कुल हानिया असफर ने बिल्कुल सही कहा। और वो भी बता दें मुझे, जवेरिया आपका क्या ख्याल है कि ये दोनों जीन्स जो इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों जीन्स एक दूसरे के लिए लिंक्ड हैं या नॉन लिंक्ड हैं? हाँ भाई, जवेरिया आंसर नहीं आया अभी तक, जवेरिया भी बता दें। लिंक्ड है बेटा। आप इसको लिंक क्यों कह रही हैं? बिकॉज ये कौन से हो गए बेटा? ये लिंक जीन्स है, ये बात सही है। क्यों लिंक जीन्स है? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाएगा? लिंक कहा जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे इनके बारे में भी पूछ रहा था, इनके बारे में भी अब आप बता दें कि ये वाले जो दो जीन्स हैं, ये वाले, ये लिंक्ड हैं या नॉन लिंक्ड हैं? इसके बारे में भी अब आप बता दें। हाँ, अब आप बात को समझिए। अब ये नॉन लिंक्ड है, क्यों? क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद है। ये वाला अलग क्रोमोसोम पर है और ये वाला अलग क्रोमोसोम पर है। इसी तरह से ये वाले और ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले जो जीन्स हैं, वो अलग अलग क्रोमोसोम हैं।
तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा? नॉन लिंक बोलेंगे। तो ये दोनों जीन्स भी एक दूसरे के लिए कौन है, जल्दी से बता दें। ये वाले जो दो जीन्स हैं ये एक दूसरे के लिए लिंक्ड है या नॉन लिंक्ड है? ये भी नॉन लिंक्ड है। क्यों कहेंगे नॉन लिंक्ड? क्योंकि दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। इसके बारे में हम क्या कहेंगे? दे आर नॉन लिंक्ड है ये, और प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सही है ना? अब यहां पर सुने जरा ध्यान से। अब हम जो असल कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। ये सारा मैं हटा दूं। एक सवाल है कि अगर दो क्रोमोसोम पर जीन्स मौजूद हों, सही है ना, दो अलग अलग क्रोमोसोम पर जीन्स अगर मौजूद हों और आप उन जीन्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो सवाल ये कि इनकी गैमीट्स किस तरह बनेंगे, इनकी गैमीट्स की फॉर्मेशन किस तरह होगी। तो याद रखिएगा गैमीट्स की फॉर्मेशन इस तरह होगी कि लेट सपोज कि अगर मैं यूं करूं कि इसका नाम रख दूं ए, और इसका नाम रख दूं स्मॉल ए, और इसका नाम रख दूं बी, इसका नाम रख दूं स्मॉल बी। सही है? एक का नाम कैपिटल ए, एक का नाम स्मॉल ए, एक का नाम कैपिटल बी, एक का नाम स्मॉल बी। तो अगर मुझे, अब इसमें याद रखिएगा ये वाले जो दो जीन्स हैं, ये वाले जो दोनों हैं, इसको हम कहेंगे जीन पेयर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? वन जीन पेयर। और ये वाले जो दोनों हैं इसको क्या बोलेंगे? एनदर जीन पेयर। ये एक दूसरा जीन पेयर होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ये हो गया ऊपर वाला एक जीन पेयर हो गया, और नीचे वाला दूसरा जीन पेयर हो गया। तो ये एक जीन पेयर हो गया और ये दूसरा जीन पेयर हो गया। तो याद रखिएगा जब भी दो जीन्स पेयर के आप गैमीट्स बनाएंगे तो उसके गैमीट्स बनाने का खास तरीका होता है, और उस तरीके को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और वो किस तरह होता है वो ध्यान से सुने। जैसे ये एक जीन पेयर है और ये दूसरा जीन पेयर है। अब आपको इसके गैमीट्स बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे गैमीट्स? पहले इसको इससे भी मिलाएंगे और इसको इससे भी मिलाएंगे, फिर इसको इससे भी मिलाएंगे और इससे भी मिलाएंगे। तो आपके पास टोटल कितने गैमीट्स बनेंगे? चार तरह के गैमीट्स बनेंगे आपके पास, जिसमें से एक बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, जी चार तरह के गैमीट। और एक बनेगा कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, फिर एक बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये चार तरह के गैमीट्स बनेंगे। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्ट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये बात मेंडल ने समझाई थी। उसने कहा था कि अगर आप दो अलग अलग करेक्टर को स्टडी कर रहे हो या दो जीन्स पेयर को स्टडी कर रहे हो, तो उस वक्त उनके दरमियान गैमीट्स कैसे बनेंगे। तो उनको उसने कहा कि द मेंबर ऑफ वन जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली द मेंबर ऑफ अनदर जीन पेयर। एक जीन पेयर का मेंबर दूसरे जीन पेयर के मेंबर के साथ आजादी से सेग्रीगेशन करेगा, अपनी मर्जी से सेपरेट होगा। तो उसको हम कहेंगे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना? तो इस लॉ को यूं कहा जाता है, इस लॉ को रीड इस तरह किया जाता है, समझा इस तरह जाता है इस लॉ को, और वो ये कहा जाता है द मेंबर ऑफ वन जीन पेयर, द मेंबर ऑफ वन जीन पेयर, ये एक जीन पेयर का मेंबर हो गया, ये वाला हो गया एक जीन पेयर का मेंबर। द मेंबर ऑफ वन जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली द मेंबर ऑफ अदर अनदर जीन पेयर या अदर जीन पेयर। ठीक है? तो एक जीन पेयर का मेंबर दूसरे जीन पेयर के मेंबर के साथ आजादी से सेग्रीगेट करेगा, और सेग्रीगेट करके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब बनाएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, ये तीसरा कॉम्बिनेशन बना, और ये चौथा कॉम्बिनेशन बना। और ये चौथा चार कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि हर जीन से कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो मेंबर ऑफ वन जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली द मेंबर ऑफ अनदर जीन पेयर। यही लॉ है, यही स्टेटमेंट है जो कि मेंडल के सेकंड लॉ की है। अब आपको समझ में आया कि मेंडल का सेकंड लॉ किस बात को एक्सप्लेन करता है?
मेंडल के सेकंड लॉ में उसने कहा था कि दो अलग अलग जीन्स हो और दो अलग अलग क्रोमोसोम पर हो, यानी कि नॉन लिंक जीन्स हो, अगर इनके आपस में सेग्रीगेशन होगी तो वो कैसे करेंगे सेग्रीगेशन? तो वो इस तरह सेग्रीगेशन करते हैं, वो एक दूसरे से पॉसिबल जितने कॉम्बिनेशन होते हैं सब बनाते हैं। तो इससे जितने पॉसिबल गैमीट्स होंगे सब बनेंगे। इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको ये लॉ समझ में आया बेटा? इस लॉ की एक दफा स्टेटमेंट भी देख लें, अब आपको समझ में आ जाएगी स्टेटमेंट। बहुत आसान स्टेटमेंट है, कह रहे हैं द मेंबर ऑफ वन जीन पेयर, एक जीन पेयर के जो मेंबर होते हैं वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, आजादी से सेग्रीगेट करते हैं। जब सेग्रीगेट करते हैं तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, और आजादी से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, अपनी अपनी मर्जी से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। किसके साथ? द मेंबर ऑफ अदर जीन पेयर के साथ। तो एक जीन पेयर के मेंबर दूसरे जीन पेयर के मेंबर के साथ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली करेंगे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन करेंगे। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मुझे बताएं, क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोनोहाइब्रिड, क्या आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी कर सकते हैं? यस और नो? क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्टडी किया जा सकता है? इसका आंसर यस और नो में दे। यस और नो? हाँ भाई, क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी किया जा सकता है? जल्दी से बताएं। हानिया, असफर और जवेदिया आमिर, इस बात का जवाब दें जल्दी से। क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्टडी करने के लिए मैं सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर सकता हूं? मैं आसान लफ्जों में कहना चाह रहा हूं कि एक करेक्टर से, सिर्फ एक करेक्टर से आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टडी कर सकते हो? नहीं कर सकते? सिर्फ एक करेक्टर से कर सकते हो आप? जवेरिया हमें तो कह रही है हाँ भाई मैं कर सकती हूँ। हानिया असफर क्या कह रही हैं? नहीं कर सकते। बेटा जवेरिया हम कैसे कर सकती हैं? आप सोचो नहीं, इसमें आपको ये कह रहे हैं द मेंबर ऑफ वन जीन पेयर। अब एक जीन पेयर एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है, और जो दूसरा जीन पेयर है वो दूसरे कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। तो इसमें तो डेफिनेशन में ही दो कैरेक्टर आ रहे हैं। तो इसको लॉ को जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप कभी भी इस लॉ को एक कैरेक्टर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इस लॉ के अंदर शफलिंग होती है, इसमें नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कितने कैरेक्टर को एटलीस्ट स्टडी करें? दो कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। ये लॉ कभी भी एक कैरेक्टर से स्टडी नहीं किया जा सकता। ये लॉ को स्टडी करने के लिए एटलीस्ट दो कैरेक्टर होना जरूरी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टडी कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो, नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि एटलीस्ट दो जीन पेयर रिक्वायर्ड है, और दो जीन पेयर का मतलब होता है दो कैरेक्टर, दो ट्रेड। बात समझ में आई आपको? जवेरिया को समझ में आई ये बात? क्योंकि हानिया ने तो सही जवाब दिया था, जवेरिया ने जवाब दिया था। जवेरिया ने बोला था यस मैं कर सकती हूँ। कर सकती हैं भाई आप? जवेरिया, बात समझ में आई आपको? अभी भी यस बोल रही हैं आप? अब ये कौन सा वाला यस है? जवेरिया। ओके, आई गॉट इट, समझ में आ गई बात को? इसी तरह से एक बात और नोट करें, मैंने आपको एक चीज समझाई जिस पर मैंने काफी अपना टाइम जो है ना यूज किया। मैंने एक चीज आपको समझाई कि जो दो कैरेक्टर थे, इसको आप जरा गौर से देखें। ये जो दो कैरेक्टर थे जिनको हमने डिस्कस किया है, ये दोनों लिंक थे या नॉन लिंक थे? नॉन लिंक थे। तो ये बात याद रख लीजिएगा कि जब आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करें, उसको स्टडी करेंगे, तो इसकी दो शर्तें हैं, इसकी दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि कम से कम दो जीन पेयर होने चाहिए, एटलीस्ट टू जीन पेयर या दो ट्रेड होने चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि वो दोनों जीन पेयर एक ही क्रोमोसोम पर ना हो, बल्कि अलग अलग क्रोमोसोम पर हो। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर होंगे तब भी ये लॉ डिस्कस नहीं किया जा सकता, तब भी ये लॉ का रिजल्ट जो है वो वैसा नहीं आएगा। तो ये बात याद कर लें और ये बात नोट कर लें कि इस लॉ के बारे में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये नोट करें
कि इस लॉ के बारे में हम पहला रूल ये बनाते हैं, इस लॉ की लिमिटेशंस क्या है। अगर इस लॉ की लिमिटेशंस आपसे पूछें तो इसकी लिमिटेशन ये है कि एटलीस्ट टू ट्रेड्स एट लीस्ट 2 ट्रेड्स विल बी ऑब्जर्व्ड। कम से कम कितने ट्रेड स्टडी होने चाहिए? कम से कम एटलीस्ट 2 ट्रेड स्टडी होने जरूरी है। विल बी ऑब्जर्व्ड, एक बात सही है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी इस लॉ की लिमिटेशन ये है कि वो जो 2 ट्रेड आप स्टडी कर रहे हो उनके जीन्स लिंक्ड नहीं होने चाहिए बल्कि नॉन लिंक्ड होने चाहिए। द जीन पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स द बोथ जीन पेयर्स ऑफ द ट्रेड द बोथ, या बोथ की बजाय मैं ऑल लगा लेता हूँ क्योंकि समटाइम 2 से ज्यादा भी करते हैं। द ऑल जीन पेयर of the trades should be non-linked। सबके सबको कैसा होना चाहिए? जितने भी ट्रेड्स आप डिस्कस कर रहे हैं सबके सबको कैसा होना चाहिए? सबके सबको नॉन लिंक्ड होना चाहिए। अगर वो नॉन लिंक्ड ना हुए या एक ही ट्रेड हुआ तब ये लॉ का जो भी रिजल्ट है वो नहीं आएगा। तो पहली बात तो ये कि कम से कम एटलीस्ट 2 ट्रेड आप लाजमी डिस्कस करें, लाजमी स्टडी करें, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। और दूसरी शर्त ये है कि जितनी भी जीन पेयर आप डिस्कस कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा, तो वो कितने, वो कैसे होने चाहिए? वो नॉन लिंक्ड होने चाहिए, वो लिंक्ड नहीं होने चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो लिंक्ड है या नॉन लिंक्ड है? तो इसका तरीका जो है एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगता है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट से इसका पता लगता है, ऐसे ही पता नहीं लगता। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर ले बेटा, जल्दी से सारी बातें नोट करें। बेटा इतना क्लियर हो गया? हानिया और जवेरिया, बेटा आप लोगों को ये क्लियर हो गया? जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब इस लॉ की एक्सप्लेनेशन भी ऐसी ही है। इसने क्या किया था कि मेंडल ने 2 पी प्लांट लिए, दोनों को क्रॉस कराया। मैं आपको अगर इसका वो बनाकर दिखाऊं, जैसे फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम मेंडल का क्रॉस बना लें, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? सही है। इसमें अगर मैं 1 मिनट का गैप लेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का गैप ले रहे हैं।
चलें। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको इस लॉ की थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता दूं कि इस लॉ के अंदर किस तरह से क्रॉसेस थे। तो ये देखिए मेंडल ने क्या किया कि एक पी प्लांट लिया, एक पी प्लांट लिया। अब उसने दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहा था, दो ट्रेड को स्टडी कर रहा था। तो दो ट्रेड को स्टडी, कौन कौन से ट्रेड उसने सिलेक्ट किए? तो एक लिया था उसने सीड का शेप, एक सीड के शेप को डिस्कस कर रहा था, ये एक ट्रेड हो गया। और दूसरा ट्रेड जो वो स्टडी कर रहा था वो था सीड का कलर, सीड का कलर और सीड का शेप। ये दो ट्रेड हो गए। सही है बेटा। अब इसके लिए हम वो बना लेते हैं, इसकी डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो एक डोमिनेंट फॉर्म्स होंगी, एक होती हैं डोमिनेंट फॉर्म्स, और एक होंगी रिसेसिव फॉर्म्स। तो डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म इनके अलग अलग कर लेते हैं, उसके अल्फाबेट डिसाइड कर लेते हैं। तो अब देखें सीट का शेप, शेप दो हो सकते हैं, या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। इसको बोलेंगे राउंड और इसको बोलेंगे रिंकल्ड। राउंड के लिए कैपिटल आर यूज करेंगे, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे। सही है ना। अब सीट के कलर की अगर बात करें तो कलर भी दो होंगे। कलर भी कितने होंगे? कलर भी हम दो बनाएंगे। एक होगा येलो कलर, एक येलो होगा और एक होगा ग्रीन। ठीक है ना। एक येलो कलर हम लेंगे और एक हम लेंगे ग्रीन कलर, एक हम लेंगे ग्रीन कलर। तो येलो के लिए डोमिनेंट और ग्रीन के लिए रिसेसिव। तो येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई यूज करेंगे, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन और कैपिटल वाई फॉर येलो। अब ये इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे दो प्योर पेरेंट्स चाहिए, पहली दफा प्योर पेरेंट लेंगे, दो प्योर पेरेंट्स फॉर बोथ ट्रेड। दोनों ट्रेड के लिए दो प्योर पेरेंट्स लेने पड़ेंगे आपको। सही ना। तो पहली दफा ये वाले ट्रेड लेता हूँ, दूसरी दफा पहली दफा जो पेरेंट लेता हूँ उसमें ये वाले करेक्टर होंगे, और दूसरी दफा जो पेरेंट लेता हूँ उसमें ये वाले करेक्टर होंगे। तो एक पेरेंट में कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये एक पेरेंट हो गया। और दूसरा पेरेंट कौन सा होगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हो गया एक पेरेंट और ये हो गया दूसरा पेरेंट। ये दोनों अलग अलग पेरेंट्स हो गए। इसमें से एक पेरेंट कहलाएगा, एक पेरेंट को हम अगर उसका फिनोटाइप लिखें, जीनो फिनोटाइप हो जाएगा राउंड और येलो, राउंड येलो। और दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर होगा रिंकल्ड और ग्रीन। इतनी बात क्लियर है आपको? रिंकल्ड और ग्रीन। जल्दी से दोनों गर्ल्स मुझे बता दें, हानिया असफर और जवेरिया आमिर, बेटा बता दें इतनी बात समझ में आ गई कि पेरेंट्स किस तरह लिए मैंने। चले आगे सुने। अब जल्दी ले आगे सुने। इसके गैमीट्स बनाते हैं, इसके भी गैमीट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं गैमीट्स बना रहा हूँ। तो फिलहाल तो दो एक जैसे हैं तो एक गैमीट बनाते हैं। इसमें एक कैपिटल आर ले लेते हैं और एक कैपिटल वाई ले लेते हैं। इसका भी एक गैमीट बनेगा। ये दोनों एक जैसे हैं, दो जैसे हैं, तो एक तरफ से स्मॉल आर ले लेते हैं और एक तरफ से स्मॉल वाई ले लेते हैं। तो ये हो गए इनके गैमीट्स। अब इनके गैमीट्स मिला लें आप। तो जब आप गैमीट्स मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उनके पास एक कैपिटल आर आएगा, एक स्मॉल आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा। इसका फिनोटाइप बता दें जल्दी से।
इसका फिनोटाइप कैसा होगा? हाँ बेटा, फिनोटाइप बता दें। इसका फिनोटाइप बता दें। राउंड येलो, वेरी गुड। इसका फिनोटाइप होगा हमारे पास राउंड और येलो, सही है ना? अच्छा, फिर अगर मुझे इसका सेल्फ क्रॉस कराना हो, ये कौन सी जनरेशन बनी? ये हो गई F1 जनरेशन। ये हो गई F1 जनरेशन। अब अगर मुझे इसके F2 जनरेशन बनानी है तो मुझे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करानी होगी। अब मैं यहाँ पर वही जो हमने अभी तक पढ़ा था, जैसे इसके 4 गैमीट्स बनाने हैं हमें, तो इसके हर मेंबर और इसके हर मेंबर से हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करवाएंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, और इससे कितनी तरह के गैमीट्स बनेंगे? इससे 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और फिर उसके बाद स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। 4 गैमीट्स ये हो गए। और सेम ऐसा ही पेरेंट एक और लें अगर, तो उसके भी 4 गैमीट सेम इसी तरह बनेंगे। ये अदर पेरेंट हो गया, दूसरा पेरेंट है, और ये दूसरा गैमीट है, इसके भी 4 गैमीट बनेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये बात क्लियर है? ये 2 अलग अलग पेरेंट्स हैं। अब हमें इन चारों को उन चारों से कॉम्बिनेशन बनाना, तो हमारे पास 16 कैरेक्टर बनेंगे। तो अब ये जरा यहाँ देखें आप लोग, ये चीज देखें। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये 4 गैमीट्स इस तरह से हमने ले लिए। और अब आप यहाँ देखिए पहले पहले क्या क्या बन रहा है। आप मुझे कैरेक्टर बताइएगा तो मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा। जरा बताएं इसका, देखिए क्या बन रहा है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, और कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, तो ये बन गया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हो गया राउंड येलो। फिर इसी तरह से इसको देखें, ये वाला भी राउंड येलो बन रहा है। ये भी देखें आप, तो राउंड येलो बनेगा क्योंकि कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये भी बनेगा राउंड येलो, ये भी बनेगा राउंड येलो, राउंड येलो। हाँ, ये ग्रीन हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ग्रीन राउंड। सही है, राउंड कैपिटल आर की वजह से और ग्रीन स्मॉल वाई की वजह से। फिर इसको देखें, ये भी हो जाएगा येलो राउंड, ये भी हो जाएगा येलो राउंड। हाँ, ये हो जाएगा ग्रीन और राउंड। फिर इसका बता दें येलो राउंड, येलो राउंड। इसका बता दें, ये देखिए क्या बन रहा है। इसको जरा गौर से देखें कि इसका शेप राउंड है, रिंकल्ड है, इसका जिस पर इस वक्त मेरा कर्जर है, इसका बताएं कि ये राउंड है, ये वो है, रिंकल्ड है। राउंड या रिंकल्ड? वेरी गुड, रिंकल्ड। कैसे रिंकल्ड है? क्योंकि इस पे 2 स्मॉल आर आ रहे हैं। इसी तरह ये वाला भी रिंकल्ड होगा, और इसी तरह ये वाला राउंड येलो हो जाएगा। ये हो गया राउंड येलो, ये भी हो जाएगा राउंड येलो, और ये ग्रीन रिंकल्ड आ जाएगा। ये वाला कैसा आया? ये हो जाएगा ग्रीन रिंकल्ड। तो जब आप फाइनल क्रॉस करते हैं तो इसका रिजल्ट ये आता है। अब आप इसमें अगर रेशो बनाएं, इसमें बेटा अगर आप रेशो बनाएं, तो देखिए ग्रीन राउंड वाले काउंट कर लें, ग्रीन राउंड वाले कितने बने। पहले आप वो बताएं, येलो राउंड वाले बता दें। तो येलो राउंड वाले ये सारे येलो राउंड हो गए, ये वाला छोड़ दें, ठीक है। येलो राउंड वाले बता दें, तो ये सारे हो गए येलो राउंड। ये वाले सारे क्या है? येलो राउंड। तो ये देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 9 बन रहे, 8 नहीं बन रहे भाई। जवेरी मेरे बेटा, 8 नहीं बन रहे, 9 बन रहे, गौर से देखें आप। काउंट करें सही से, 9 बन रहे, 8 बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं ना, 9 बन रहे हैं। तो 9 आपके पास आएंगे येलो राउंड। और इसी तरह से आप दूसरे वाले काउंट करें, ग्रीन रिंकल्ड, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन वाले देखें, तो राउंड ग्रीन वाले कितने बन रहे हैं आपके पास? 3 बन रहे हैं। तो राउंड ग्रीन वाले 3। फिर बाकी के भी उसके बाद देखें आप, ये वाले भी कितने बन रहे हैं? ये रिंकल येलो, ये भी 3 बन रहे हैं, और इसका एक ही बन रहा है आपके पास। तो ये हो गया एक। तो याद रखिएगा, जो रिजल्ट आता है जब आप F2 जनरेशन का रिजल्ट बनाते हैं, तो वो रिजल्ट बनता है 9:3:3:1। इसमें से ये बात याद रखिएगा, इसमें ये जो 9 और 1 है ना, ये दोनों पेरेंटल टाइप्स कहलाती हैं। ये दोनों क्या कहलाती हैं?
इसको हम कहते हैं पेरेंटल टाइप्स। क्यों कहते हैं पेरेंटल टाइप्स? क्योंकि ये बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे हैं, ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे हैं। और अगर आप इन दोनों को देखें तो ये कहलाते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। और ये वो पेरेंट हैं, ये वो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से बने। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट की वजह से बने हैं, तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप्स होते हैं ये दोनों। तो 3 और 3 जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं, और 9 और 1 जो है पेरेंटल टाइप्स होते हैं। तो यही इस लॉ की एक्सप्लेनेशन है। अब अगर आप यहाँ देखें, मेंडल पहले आर्टिफिशियल क्रॉस करवाया उसने प्योर टॉल पी प्लांट को, और जिसपे राउंड सीड थे, और प्योर डॉर्फ पी प्लांट जिसपे रिंकल सीड्स थे। पहली जनरेशन में सारे प्लांट एक ही जैसे बने। फिर जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो सेकेंड जनरेशन में कुछ नए कॉम्बिनेशंस बने, और वो नए कॉम्बिनेशन थे वो ये वाले थे। ये हो गए नए कॉम्बिनेशंस, जो 3/16 और 3/16 वाले जो थे ये नए कॉम्बिनेशंस थे, और वह डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। टॉल प्लांट के साथ रिंकल सीड आ गए थे। दिस एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट इन डायहाइब्रिड क्रॉस सम phenotypically सम phenotypically न्यू प्लांट्स। तो कुछ पेरेंट प्लांट नए बनते हैं, नए फिनोटाइप बनते हैं। इससे प्रूव्ड हो गया था कि जब मेंडल ने कहा कि उसने कहा जब वो होती है क्या बोलते हैं शफलिंग होती है, तो शफलिंग की वजह से सम पेरेंटल प्लांट बनते हैं और सम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो F2 जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेंगे और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेंगे, और उनका रेशो कितना होगा? 9:3:3:1। इसको कहते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप एक्सप्लेनेशन ये पूरा इसके साथ मेंशन कर देंगे, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। मेंडल का जो सेकंड लॉ है ये ज्यादातर लॉन्ग में आता है, और फर्स्ट लॉ जो है शॉर्ट में आता है। और ऐसा भी होता है कि फर्स्ट और सेकंड कंबाइन करके आ जाए, इसके भी चांसेस हैं। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है कि फर्स्ट लॉ जो है वो शॉर्ट में आता है, और सेकंड लॉ जो है लॉन्ग में आता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देख लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को। आगे बढ़े बेटा, इतना रीड कर लें जल्दी से पहले आप। और अगर ये आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ भी कर लें जल्दी से। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बेटा अभी तक? कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें और उसको कॉपी करें, शाबाश। अच्छा बेटा, एक सवाल पूछा है, ये हमसे पूछा है किसने, हानिया असफर ने एक सवाल पूछा है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों इस्तेमाल किया। तो पी प्लांट यूज करने के 4 बेनिफिट सबसे पहले नोट कर लें कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट। पहली वजह तो ये है कि पी प्लांट में वैरायटीज बहुत ज्यादा होती है, इसमें वैरायटीज बहुत ज्यादा है। इसकी डोमिनेंट फॉर्म्स और रिसेसिव फॉर्म बहुत ज्यादा होती हैं। तो एक तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं, इसलिए इसने इसको चूज किया, एक वजह हो गई। ठीक है। दूसरी वजह ये है कि जो पी प्लांट होते हैं इनके फ्लावर बड़े साइज के होते हैं, लार्ज फ्लावर्स होते हैं, और लार्ज फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान होता है। तो पी प्लांट हैव लार्ज फ्लावर्स फॉर द ईज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। से 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये हो गया कि इनके जो प्लांट होते हैं उनको इट इज इजी टू ग्रो। जी हाँ, एक एक ग्रो करना भी इजी होता है। इजी टू कल्टीवेट, इनको कल्टीवेट करना इजी होता है, इनकी कल्टीवेशन बहुत आसान होती है। मतलब इनके लिए आपको बहुत मुश्किल चीजें नहीं करनी पड़ती सॉइल में। जैसे गुलाब का पौधा है उसको उगाना बड़ा मुश्किल होता है, इनके उगाने के लिए जो मुश्किल टेक्निक्स होती है वो नहीं होती। कितने हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट हो गया, दे आर मोर वैरायटीज इन द पी प्लांट। पी प्लांट में वैरायटीज बहुत ज्यादा है। दूसरा हो गया, देयर फ्लावर आर लार्ज इन साइज, तो दे आर इजी फॉर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसी लिए इनके फ्लावर को एक दूसरे से मिलाना आसान होता है। तीसरा कैरेक्टर है, दे आर इजी टू कल्टीवेट, इनको कल्टीवेट करना इजी है। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये बन जाएगा कि इनके जो प्लांट्स होते हैं अगर आप उनका हाइब्रिड बनाएं तो वो हाइब्रिड फर्टाइल होते हैं, दे प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड्स।
आमतौर पर जो प्लांट होते हैं अगर आप उनके हाइब्रिड बनाए तो वो फर्टाइल नहीं होते, इनके हाइब्रिड फर्टाइल होते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इनमें देखी जाती है कि इनके हाइब्रिड कैसे होते हैं बेटा, फर्टाइल होते हैं। सही है। हाइब्रिड का मतलब कि दो अलग अलग प्लांट अगर आपने मिलाया है तो उनके मिलाने से जो नया प्लांट बनेगा, जो डिफरेंट कैरेक्टर वाला प्लांट बन रहा है, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो आमतौर पर ये होता है कि जब आप दो डिफरेंट प्लांट को क्रॉस करवाएं तो उससे हाइब्रिड बनता है, वो हाइब्रिड फर्टाइल नहीं होता, उस हाइब्रिड की नस्ल आगे नहीं बढ़ती, उसमें फ्लावर ही नहीं बनते। इनमें ऐसा नहीं होगा। इनमें ये है कि अगर आप दो अलग अलग प्लांट को मिलाओ और उससे हाइब्रिड बनाओ तो हाइब्रिड जो बनेगा वो फर्टाइल होगा। उस हाइब्रिड से आगे आप उसकी नई नस्ल F1 के बाद F2 बना सकते हो। तो ये इनके चार करेक्टर हैं जिसके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चार करेक्टर या वाई मेंडल चूज पी प्लांट। तो इसके ये चार पॉइंट्स आप मेंशन कर देंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा, इससे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट। तो पी प्लांट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है। समझ में आ गया बेटा? किसने पूछा था? हानिया ने पूछा था ये जी। और जवेरिया को भी समझ में आ गया।